अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मेरा नाम डॉक्टर साजिद है और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियन के लेक्चर्स डिलीवर करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपके घर वाले भी खैरियत से होंगे, आप बुक्स को पढ़ रहे होंगे, लेक्चर्स को भी पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे और सब ठीक है। आइए हम पेपर 2 की बुक नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि है माइक्रोबायोलॉजी। लास्ट टाइम हमने माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर्स में जो पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ द लाइफ ऑफ माइक्रोन्स। माइक्रोन्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सारे। और हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ी कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में और लेवन हुक ने 1674 में इसको डिस्कवर किया। फिर हमने इसकी स्कोप पढ़ा और इसका माइक्रोबायोलॉजी का फ्यूचर्स पढ़ा था। नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बैक्टीरिया क्या होते हैं। बैक्टीरिया को डिस्कवर डेनिश साइंटिस्ट फ्रेडरिक मुलर ने किया था। फिर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद उसके बाद हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ी, इसकी कौन कौन सी होती हैं। फिर हमने पढ़ा कि इनकी क्लासिफिकेशंस के अंदर कौन कौन से इसकी स्पाइरल है, कोकाई है और ये सारी विब्रॉइड्स वगैरह इसकी शेप्स हैं। फिर हमने पढ़ा इसका सेल मेम्ब्रेन। तो जब हमने इसका लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इसका व्हाट इज़ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सॉरी, जस्ट 1 मिनट दीजिएगा मुझे, जस्ट 1 मिनट, मैं थोड़ी सी चीज़ें लिख लूँ। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी हमारा हो गया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है? द मेम्ब्रेन, द लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और इसमें मूवमेंट हम पढ़ लेते हैं। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन द फॉस्फोलिपिड लेयर एंड पास थ्रू द मेम्ब्रेन। वो ये कह रहे हैं कि जब कोई भी फॉस्फोलिपिड लेयर में डिसॉल्व होता है और पास करता है थ्रू द मेम्ब्रेन, इसको लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। और सेकंड है एसिड नाइट्रोजनस बेसिस विच डू नॉट डिसॉल्व इन लिपिड्स मूव थ्रू द प्रोटीन पैसिव वे। और वो वाली जो प्रोटीन्स जो किसी में हल नहीं होती लिपिड्स के अंदर, लेकिन वो प्रोटीन के पैसेज वे से गुजरती हैं, उसको क्या बोलते हैं? एसिड एंड प्रोटीन नाइट्रोजनस बेसिस। नीचे अगर आप देखेंगे तो बॉक्स के अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशन शेयरिंग जीन्स एक टेक्निक लिखी हुई है। इसमें क्या होता है? इन ट्रांसडक्शन बैक्टीरियोफेजेस टाइप ऑफ वायरसेस ट्रांसफर्ड पोर्शन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अनदर. Plasmids are separate pieces of DNA that can replicate on their own.
दे कैन कैरी जीन्स फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबॉडीज एंड ट्रांसफर देम बिटवीन बैक्टीरिया बाय एनी ऑफ दिस प्रोसेसेस। तो ये कह रहा है प्लाज्मिड जो होता है ये खुद से मल्टीप्लाई हो जाता है और इसके अंदर जीन्स भी मौजूद होता है, और जीन्स के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने रेजिस्टेंस कैसे देनी है, आपने मल्टीप्लिकेशन कैसे देनी है, आपने ग्रोथ कैसे करनी है। ठीक है जी। रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स कैसे होती है? नंबर 1 इज़ बाइनरी फिशन एंड नंबर 1 इज़ बाइनरी फिशन। Microbiology, and we are going to study binary fission. बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी से आपको चीज़ समझ आ रही होती है दो। बाइनरी का मतलब होता है फ्रॉम 1 to 2 और फिजन का मतलब होता है टूटना। तो एक सेल का टूट कर दो बनना बाइनरी फिजन कहलाता है। पढ़ लेते हैं। बाइनरी फिजन इज द स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर सेल। इट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स। डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ देन सेल स्प्लिट्स। वो ये कह रहा है कि एक सेल होता है, पेरेंट सेल बोलते हैं इसको, ठीक है जी, 1 पेरेंट सेल। अच्छा, इसके अंदर जो प्लाज्मिड या डीएनए या क्रोमोसोम जो भी चीज़ होती है वो इसके अंदर मौजूद होती है। अच्छा, अब बाइनरी फिजन क्या है? सबसे पहले ये जो प्लाज्मिड है, डीएनए है, जीन्स है, ये अपनी एक कॉपी तैयार करेगा। क्या करेगा? कॉपी तैयार करेगा। एक, दो, ये अपनी सबसे पहले प्लाज्मिड अपनी कॉपी तैयार करेगा। प्लाज्मिड कॉपी तैयार करने के बाद क्या करेगा? सेल की स्प्लिट्स तैयार हो जाएंगी, सेल का स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा। कैसे? इसके जो सेंटर से इन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। तो सेकंड इन्वर्जन क्या होगी? प्लाज्मिड जो है वो पहले ही 2 हो चुके हुए थे, ठीक है। फिर सेल का स्प्लिट होना स्टार्ट हो गया और फाइनली क्या होगा? अलग सेल प्लाज्मिड, अलग सेल प्लाज्मिड। ठीक है जी। तो ये क्या होंगे? अलग अलग से सेल डिवीजन हो जाएगी। एक सेल का टूट कर 2 बनना क्या कहलाता है? बाइनरी फिजन। और ये इसके अंदर क्या है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का मैंने आपको पहले बता दिया है। प्लाज्मिड के अंदर जीन्स मौजूद होता है और तमाम इन्फॉर्मेशन होती है अकॉर्डिंग टू द सेल। ठीक है, ये बाइनरी फिजन है। द स्प्लिट ऑफ 1 पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर सेल इज नोन एज बाइनरी फिजन। इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? ये आपने पहले भी मैट्रिक एफएससी में पढ़ा होगा। एसेक्सुअल का मतलब ये है ओनली 1 पेरेंट सेल इज इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। 1 पेरेंट सेल, एक पेरेंट सेल इन्वॉल्व होता है, एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है इन रिप्रोडक्शन। नो सेकंड पेरेंट फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, ये हो गया आपका बाइनरी फिजन। नीचे एक उन्होंने दिया हुआ है कि ओवरव्यू ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, कि मतलब आपके जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं और वो कैसे कैसे होते हैं, उनके कौन कौन करता है, नाम लिखा हुआ है। सबसे पहले है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ये एक इन्फेक्शन है। करता कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। उसके बाद निजेरिया मेनिंजिटाइडस। उसके बाद हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजे, स्ट्रेप्टोकोकस। उसके बाद है स्ट्रेप्टोकोकस एगलेटी, ठीक से लिखा भी नहीं, समझ नहीं आ रही। उसके बाद इन्फेक्शन है ओटाइटिस मीडिया, और ये करता कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई इसको करता है। फिर निमोनिया है, निमोनिया में भी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई होता है। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा होता है। तो ये सारे हैं। दूसरी तरफ आ जाए स्किन इसके बाद आता है स्किन इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शन में जो बैक्टीरिया है उसका नाम है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस पायोजीन्स, ये है।
फिर आई इन्फेक्शन की बात करें तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, निजेरिया गोनोरिया है। फिर साइनोसाइटस जो हमारा ये साइनस जो होते हैं हमारे नोज़ वगैरह, जो हमारी फेस की जो खाली जगह होती है वहाँ पर जो इन्फेक्शन होता है वो करता है स्टेफिलोकोकस निमोनाई, हाइमोफाइलस इन्फ्लुएंजे, ये 2 बैक्टीरियाज हैं जो करते हैं। फिर आता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, आपकी सांस की नाली के ऊपर वाले हिस्से का इन्फेक्शन कौन करता है? स्टेप्टोकोकस पायोजीन्स, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। फिर गैस्ट्राइटिस, मैदे का इन्फेक्शन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी भी जिसे कहा जाता है। फिर फूड पॉइजनिंग वगैरह कौन करते हैं? साल्मोनेला, शिगेला, क्लोस्ट्रिडम, ये करते हैं। फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई, असर्शिया कोलाई, स्टेफिलोकोकस सेप्रोटाइटिस। उसके बाद है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, क्लेमेडिया, ट्रैकोमेटिस, निजेरिया गोनोरिया, ये वाले कुछ इन्फेक्शंस हैं और उनके बैक्टीरियाज के नाम हैं जो ये इन्फेक्शंस करते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इन्फेक्शंस एंड डिजीज़। अब इन्फेक्शंस होते क्या हैं, इन्फेक्शंस होते कैसे हैं, डिजीज़ कैसे होती हैं, इन्फेक्शंस और डिजीज़ में फ़र्क क्या है, आइए सारा कुछ ये पढ़ते हैं। इन्फेक्शन एंड डिजीज़, द होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप इन्फेक्शन। सबसे पहले आता है होस्ट और पैरासाइट का रिलेशनशिप इन्फेक्शंस क्या होते हैं। होस्ट एक ऐसा शख्स होता है जिसके ऊपर ये सारा मामला हो रहा होता है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, वो होस्ट प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है। अच्छा, पैरासाइट्स उसको कहते हैं जो अपनी लिविंग रिक्वायरमेंट किसी से पूरी करता है और फिर उसको नुकसान पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता, ये अलग बात है, ठीक है। आइए, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप इन्फेक्शन होते क्या है? इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, 2 ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में एक ऐसा रिलेशनशिप, द होस्ट एंड द पैरासाइट्स, होस्ट और पैरासाइट्स का, एंड द कम्पिटेंसी फॉर सुप्रीमेसी दैट टेक प्लेस बिटवीन देम। मतलब उनमें होस्ट और पैरासाइट्स का एक तो रिलेशनशिप होता है और उनमें कंपटीशन भी चल रहा होता है फॉर द सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी होता है बड़ा बनने की, हावी हो जाने की, एक लड़ाई भी चल रही होती है उन दोनों के दरमियान। द होस्ट हुज रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्ग रिमेन हेल्दी एंड द पैरासाइट इज either driven from the host to or assume a benign relationship with the host। वो ये कह रहे हैं कि जो पैरासाइट आता है अगर तो वो होस्ट के ऊपर हावी हो जाएगा तो पैरासाइट कहलाएगा, क्योंकि फिर उसने उसको ऑक्यूपाई कर दिया, अब अपना फूड भी उससे लेगा, उसको नुकसान भी पहुंचाएगा। अच्छा, अगर वो होस्ट जो होता है उसकी रेजिस्टेंस हैवी होती है और वो पैरासाइट से सप्रेस नहीं हो पाता, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वो उनका जो रिलेशनशिप होगा ना, वो पैरासाइट मौजूद तो रहेगा लेकिन पैरासाइट अपना फ़वाइद हासिल कर नहीं सकेगा और होस्ट को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकेगा। इफ़ होस्ट लूजेस द कंपटीशन डिजीज डेवलप। वो ये कह रहे हैं कि अगर होस्ट ये कंपटीशन हार जाए, पैरासाइट जीत जाए, वो वहाँ पर रहकर पैरासाइट अपना फूड, अपनी रिक्वायरमेंट लेना शुरू कर दे और होस्ट को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दे, तो ये क्या होगा? डिजीज़ डेवलप हो जाएगी। आइए अब पढ़ते हैं डिजीज़ क्या होता है। डिजीज़ में बी कॉन्सेप्चुलाइज्ड एज एनी चेंज फ्रॉम द जनरल स्टेट ऑफ गुड हेल्थ। आपकी जनरल जो स्टेट है, जो जनरल स्टेट कहते हैं हालत को,
तो आपकी इज्तिमाई तौर पर जो हालत है या इनफरादी तौर पर जो हालत है उस गुड हेल्थ सेहतमंद जिस्म की जो नॉर्मल एक हालत होती है उसमें कोई भी तब्दीली क्या कहलाएगी? बीमारी, डिजीज़। It is important to note that disease and infections are not synonyms. A person may be infected without becoming disease. वो ये कह रहे हैं कि इस बात का ख्याल रखने की बहुत अहम ज़रूरत है कि बीमारी, डिजीज़ और इन्फेक्शन ये एक दूसरे के मुतबादिल या एक दूसरे के मतलब नाम नहीं है। डिजीज़ एक मुख्तलिफ चीज़ है, इन्फेक्शन एक मुख्तलिफ चीज़ है। अच्छा, हर इन्फेक्शन डिजीज़ हो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, और हर डिजीज़ इन्फेक्शन हो ऐसा भी नहीं हो सकता। इन्फेक्शन एक अलग चीज़ है, डिजीज़ एक अलग चीज़ है। अब आ जाते हैं नॉर्मल फ्लोरा पे। द नॉर्मल फ्लोरा इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इन्फेक्ट बॉडी विदाउट कॉजिंग डिजीज़। द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी एंड इट्स नॉर्मल फ्लोरा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोसिस। वो ये कह रहा है कि नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है। व्हाट इज़ नॉर्मल फ्लोरा? नॉर्मल फ्लोरा होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स रह रहे होते हैं आपको नुकसान पहुंचाए बगैर, आपको इन्फेक्शियस कोई भी रिलेशन कॉज किए बगैर, कोई भी डिज़ीज़ कॉज किए बगैर कुछ ऑर्गेनिज़म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आपकी बॉडी के अंदर रह रहे होते हैं, ठीक है। वो आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे या फिर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। अगर वो फ़ायदा भी नहीं पहुंचा रहे, नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे, ठीक है, या तो वो फ़ायदा पहुंचाएंगे या फिर वो न्यूट्रल रहेंगे, ना नुकसान ना फ़ायदा। तो ये जो बैक्टीरियाज एक कॉलोनी की फॉर्म में या किसी भी तरीके से रह रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल फ्लोरा। और इस रिलेशनशिप को जिसमें वो आपकी बॉडी में रह तो रहे हैं लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे उसे बोलेंगे सिम्बियोसिस। नंबर 1 सिम्बियोसिस, सेकंड है म्यूचुअलिज्म, थर्ड है कॉमनलिज्म, और नंबर 4 है पैरासाइटिज्म। अच्छा, सिम्बियोसिस का तो मैंने आपको बता दिया कि वो आपके होस्ट के अंदर पैरासाइट्स जो है वो रह रहे होते हैं लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, सिम्बियोसिस। फिर है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों को फ़ायदा हो रहा होता है, मतलब जो पैरासाइट है वो होस्ट को फ़ायदा पहुंचा रहा होता है, होस्ट पैरासाइट को फ़ायदा पहुंचा रहा होता है। अच्छा, बिलफर्ज जैसे एक बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, वो हमारे खाने को हज़म करता है, हमारे खाने को हज़म करता है। अगर वो बैक्टीरिया ना हो तो हमारा खाना हज़म ठीक से ना हो सके, ठीक है। ये पैरासाइट का फ़ायदा हो गया एक दूसरे होस्ट को। अच्छा, होस्ट क्या फ़ायदा देगा उसको? होस्ट उसको ये फ़ायदा देगा, होस्ट उसके रहने की जगह प्रोवाइड कर रहा है, उसके खाने की जगह प्रोवाइड कर रहा है उसको, ठीक है, उसको खाना, उसके न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड कर रहा है, तो ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से जब फ़ायदा लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? म्यूचुअलिज्म। अच्छा, ठीक है, सिम्बियोसिस में क्या था कि कोई भी फ़ायदा नहीं ले रहा, कोई भी नुकसान नहीं ले रहा। म्यूचुअलिज्म में दोनों फ़ायदा ले रहे हैं, नुकसान कोई नहीं ले रहा। अच्छा, कॉमनलिज्म में क्या होगा कि इसमें कोई एक मतलब फ़ायदा लेगा, जैसे कि जो पैरासाइट है वो आपकी बॉडी के अंदर रहेगा, ठीक है। कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर रहता है
बैक्टीरिया तो फ़ायदा ले रहा है लेकिन होस्ट को उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कॉम्युनलिज्म होगा। और पैरासाइटिज्म ये है पैरासाइटिज्म ये होगा कि बैक्टीरिया को फ़ायदा होगा, उसके साथ साथ होस्ट को भी नुकसान होगा। जैसे सिम्बियोसिस, पैरासाइट एंड होस्ट, नो बेनिफिट नो लॉस, कोई नुकसान नहीं कोई फ़ायदा नहीं। म्यूचुअलिज्म, पैरासाइट्स और होस्ट, पी और एच दोनों को बेनिफिट हो रहा है और पी और एच नो लॉस, किसी को लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। पैरासाइट और होस्ट, पैरासाइट मतलब बैक्टीरिया, होस्ट मतलब कोई भी इंसान, ठीक है। कोई इसके अलावा ज़रूरी नहीं है होस्ट हमेशा इंसान ही हो, होस्ट कभी बैक्टीरिया से बैक्टीरिया भी हो सकता है, कभी बैक्टीरिया से वायरस भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, कोई और चीज़, प्लांट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पैरासाइट्स सिम्बियोसिस में क्या होगा, पैरासाइट और होस्ट ना दोनों को नुकसान ना दोनों को फ़ायदा। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा होगा, लॉस किसी को भी नहीं होगा। कॉम्युनलिज्म में पैरासाइट्स को बेनिफिट होता है और होस्ट को नो लॉस, ठीक है जी। और पैरासाइटिज्म में क्या होता है कि पैरासाइट्स को फ़ायदा हो रहा होता है, होस्ट को लॉस हो रहा होता है, ठीक है। समझ आ गई आपको बात की। ये है कुछ रिलेशनशिप, आइए इनको पढ़ लेते हैं। Mutualism. In some cases, the symbiosis is beneficial to the body. In some cases, the symbiosis is beneficial to the body and the organism. This relationship is called mutualism. वो ये कह रहे हैं कि जो होस्ट होता है, जो पैरासाइट होता है, उन दोनों को फ़ायदा हो रहा होता है, इसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। Species of lactobacillus live in the human vagina and derive nutrient from the environment while producing acid to prevent the overgrowth of other organism. अच्छा, इसकी जो एग्जांपल उसने दी है वो ये है कि जो ह्यूमन फीमेल होती हैं उनमें जो वजाइना होता है उसके अंदर लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, वजाइना से अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करता है। क्या करता है, वजाइना से अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करता है। अब बैक्टीरिया को फ़ायदा क्या हो रहा है कि वो होस्ट में रह रहा है और वहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल कर रहा है। अच्छा, अब होस्ट को क्या फ़ायदा होगा इससे, होस्ट को ये फ़ायदा है कि वो जो लैक्टोबैसिलस है वो वहाँ पर एसिड मीडियम जो है ना वो प्रोड्यूस कर देता है, वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस करता है, वो उस मीडियम को सारे का सारा एसिडिक कर देता है। और एसिडिक मीडियम होने की वजह से वहाँ पर जितने भी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन्फेक्शन या डिजीज़ कॉज कर सकते हैं वो वहाँ पर ग्रो नहीं करते। नेक्स्ट है कॉम्युनलिज्म। इन सम केसेस द सिम्बियोसिस इज बेनिफिशियल ओनली टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन विच केस द सिम्बियोसिस इज कॉल्ड कॉम्युनलिज्म। वो ये कह रहा है कि बाज़-औक़ात जो सिम्बियोसिस हैं, मतलब जो रिलेशनशिप है, उसमें ये होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही सिर्फ फ़ायदा हो रहा होता है। इसको क्या बोलेंगे, कॉम्युनलिज्म। इसकी एग्जांपल है एसर्शिया कोलाई। एग्जांपल क्या है, इकोलाई। एसर्शिया कोलाई इज़ जनरली प्रिज्यूम टू बी द कॉम्युनलिज्म इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। अच्छा, इकोलाई जो है ये एक बैक्टीरिया है जो आपके इसका आपके इंटेस्टाइन में रहता है, खुराक वाली नाली में रहता है और वहाँ से अपना फ़ायदा हासिल करता है, ठीक है। हमें कोई नुकसान कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता, इसको क्या बोलेंगे, कॉम्युनलिज्म, ठीक है। साथ एक टेबल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। कॉम्युनलिज्म ओनली बैक्टीरिया बेनिफिट्स, ह्यूमन हैज़ नोट हार्म, मतलब सिर्फ बैक्टीरिया को फ़ायदा होता है, ह्यूमन बीइंग को कोई नुकसान नहीं होता। म्यूचुअलिज्म बोथ द बैक्टीरिया एंड ह्यूमन होस्ट बेनिफिट्स, बैक्टीरिया और ह्यूमन दोनों को फ़ायदा होता है, होस्ट और बैक्टीरिया को दोनों को फ़ायदा होता है। पैरासाइटिज्म ओनली द बैक्टीरिया बेनिफिट्स, ह्यूमन होस्ट हार्म। पैरासाइटिज्म में क्या होता है, बैक्टीरिया को फ़ायदा होता है और इंसान होस्ट को नुकसान हो रहा होता है। ये आपके क्या हैं, कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो आपको बताए गए हैं। अच्छा, आइए अब देखते हैं कि नॉर्मल फ्लोरा, मैंने आपको बताया था नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है। नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया की कॉलोनी का वो नाम है जिसमें बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर रह रहे होते हैं। अच्छा, हमारी बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा किस किस जगह पे है,
ऑलमोस्ट पूरी बॉडी पे होता है। कहाँ का होता है आइए पढ़ लेते हैं। कौन कौन सा फिर बैक्टीरिया होता है उसका नाम भी आएगा और वो हमें क्या फ़ायदा दे रहा होता है। सबसे पहले अ नॉर्मल फ्लोरा में बी फाउंड इन सेवरल बॉडी टिश्यूज़। नॉर्मल फ्लोरा आपकी बॉडी के बहुत सारे टिश्यूज़ में पाया जाएगा। नंबर 1 ऑन द स्किन। नंबर 1 ऑन द स्किन। फॉर इंस्टेंस देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ वायरसेस। स्किन के ऊपर बहुत सारे किस्म के वायरसेस, फंजाई और बैक्टीरिया पाए जाते हैं। पर्टिकुलरली स्टेफिलोकोकाई एंड प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्निस। तो दो नाम उन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आपकी स्किन के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह पाए जाते हैं। उनमें से जो मेन है उनका नाम है स्टेफिलोकोकाई और प्रोपियोनो बैक्टीरियम एक्निस। ये दो नाम है। अच्छा, ये जो प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्निस है इसी की वजह से चेहरे के ऊपर एक्नी, धब्बे और दाने वगैरह बनते हैं। फिर है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी बोलते हैं मुंह के अंदर वाले हिस्से को। द ओरल कैविटी कॉमनली कंटेन मेंबर ऑफ जिनेरा निजेरिया, लेप्टोट्राइकिया एंड बैक्टीरियोइड्स as well as many diphtheria like bacilli, diphtheroids, fungal spores and streptococci। वो ये कह रहा है कि ओरल कैविटीज़ के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जिनके कॉमन जो नाम है वो एक जिनेरा निजेरिया है, फिर लेप्टोट्रैकिया है, बैक्टीरियोइड्स है और डिप्थेरिया भी है। डिप्थेरिया एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जिसकी वजह से डिप्थेरिया का मर्ज़ हो जाता है, जैसे कि वो असहाल का जो मर्ज़ होता है। फिर है रेस्पिरेटरी ट्रैक। आपकी सांस की जो नाली है क्या उसमें भी नॉर्मल फ्लोरा होता है? यस, उसमें भी नॉर्मल फ्लोरा होता है। कौन सा होता है आइए पढ़िए। द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इज़ द साइट ऑफ ऑल दोज ऑर्गेनिज्म as well as pneumococci and species of Haemophilus and Mycoplasmia। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, सांस लेने की जो नाली है, उसके जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनमें से जो कॉमन है उनका नाम है न्यूमोकोकाई, हेमोफाइलस, माइकोप्लाज्मिया। ठीक है, ये उनके कुछ नाम है। और दीज ऑर्गेनिज्म में कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज़ इफ द बॉडी डिफेंस आर कॉम्प्रोमाइज। वो ये कह रहे हैं कि ये जो बैक्टीरियाज मौजूद हैं, अगर आपका बॉडी डिफेंस सिस्टम कमज़ोर हो तो ये वाले बैक्टीरिया आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारियां भी लगा सकते हैं। जैसे न्यूमोकोकाई है, ये निमोनिया कर सकता है। फिर आता है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, खुराक की छोटी और बड़ी आंत। लेटर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन अबाउंड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत के जो आखिरी हिस्से होते हैं उनमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। बैक्टीरियल स्पीशीज आर न्यूमरस टुगेदर विद क्लॉस्ट्रीडियम स्पोर्स, वेरियस स्ट्रेप्टोकोकाई and a number of gram-negative rods including species of Enterobacter, Klebsiella, Proteus and Pseudomonas. Escherichia coli is a well-known resident of the intestine as is Candida albicans the yeast। वो ये कह रहे हैं कि आपके छोटे और बड़ी आंत के आखिरी हिस्सों में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और जो कॉमन पाए जाते हैं उनके नाम उसने लिखे हुए एंटेरोबैक्टर, कैब्सिलाई, प्रोटियस, सुडोमोनास, एशेरिचिया कोलाई और कैंडिडा एल्बिकैन, ये उनके नाम हैं। फिर वेजिना फीमेल्स के अंदर जो वेजिना है उसमें लैक्टोबैसिलस एक बहुत ही प्रोमिनेंट बैक्टीरिया है जो वेजिना के अंदर पाया जाता है। द ऑर्गेनिज्म में बी लोकेटेड नियर द यूरोजेनिटल ऑर्फिसिस। जहाँ पर यूरो और जेनिटल ऑर्फिसिस होते हैं वो नालियाँ जहाँ पे आके मिलती हैं, वहाँ पर ख़ास करके ये लोग ग्रो करते हैं बैक्टीरियाज लैक्टोबैसिलस। इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में, मेल्स और फीमेल्स में भी जो यूरोजेनिटल ऑर्फिसिस है वहाँ पर ये पाया जाता है। फिर ब्लड और यूरिन्स में भी पाए जाते हैं। ब्लड एंड यूरिन आर यूजली स्टेराइल।
अनलेस डिजीज इज इन प्रोग्रेस। तो ब्लड और यूरिन ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टेराइल होती हैं, बैक्टीरिया फ्री होती हैं, लेकिन जब डिजीज़ हो जाती है तो इनमें भी पाए जाते हैं। स्टमक, द स्टमक इन ह्यूमन इज़ जनरली विदाउट अ नॉर्मल फ्लोरा मेनली ड्यू टू द लो pH ऑफ इट्स कंटेंट। तो जो स्टमक होता है उसमें भी बैक्टीरियाज नहीं पाए जाते, और क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस स्टमक का जो pH होता है वो नॉर्मली एसिडिक इन नेचर होता है। अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा इन द न्यूनेट्स, के नॉर्मल फ्लोरा जो होता है उसमें जो न्यूनेट्स होते हैं, क्या वो न्यूनेट्स में भी नॉर्मल फ्लोरा पाया जाता है? अच्छा, न्यूनेट्स कहते हैं बिल्कुल पैदाइशी बच्चे को, जो बच्चा पैदा होता है और उसकी उम्र 30 दिन से छोटी होती है, तो क्या न्यूनेट्स में भी नॉर्मल फ्लोरा पाया जाता है? एक बात। दूसरी बात, अच्छा उनमें नॉर्मल फ्लोरा पाया जाता है तो क्या उनका नॉर्मल फ्लोरा भी जो हमने ऊपर पढ़ा है वैसा ही होता है? आइए पढ़ते हैं। Organisms of the normal flora are introduced when the child passes through the birth canal। वो ये कह रहा है कि जो बच्चा होता है इसमें भी नॉर्मल फ्लोरा बन जाता है जब वो बर्थ कनाल से क्रॉस करता है, बर्थ कनाल से क्रॉस करता है। एडिशनल ऑर्गेनिज्म एंटर व्हेन ब्रीदिंग बिगिन एंड अपॉन फर्स्ट ब्रीडिंग। और एक तो वो जब बर्थ कनाल से मतलब जो पैदाइश की जहाँ से जो मामलात हैं वहाँ से गुज़रता है तो तब भी उसमें नॉर्मल फ्लोरा बन जाता है। उसके बाद जब वो इस एनवायरनमेंट में सांस लेता है तो इस एनवायरनमेंट से भी उसके अंदर बैक्टीरिया चले जाते हैं। नंबर थर्ड, जब वो पहली खुराक लेता है उस खुराक के ज़रिए भी बैक्टीरिया उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो पैदाइश के 2 से 3 दिन के बाद उसकी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा है वो प्रॉपर डेवलप हो जाता है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक्स कॉन्टैक्ट विद द मदर एंड अदर इंडिविजुअल विल एक्सपोज द चाइल्ड टू एडिशनल ऑर्गेनिज्म। फिर जो कुछ हफ्ते गुजरते जाएंगे मदर्स टचिंग के साथ, फिर मुख्तलिफ रिश्तेदारों की टचिंग के साथ, फिर वो खुद फीडर्स को पकड़ना और चीज़ों को पकड़ना, खेलना कूदना भागना, इनके साथ भी उसके अंदर मज़ीद ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते जाएंगे। द नॉर्मल फ्लोरा रिमेन्स थ्रू आउट द लाइफ अंडरगोइंग चेंज इन रिस्पॉन्स टू द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। तो जो नॉर्मल फ्लोरा होता है ये पूरी ज़िंदगी आपकी बॉडी के अंदर रहता है, डेवलप होता रहता है, लेकिन ये एक चेंजेस प्रोसेस जो है वो विद द पैसेज ऑफ द टाइम चेंज होता रहता है। कभी बैक्टीरिया कोई आ जाते हैं, कभी कोई बैक्टीरिया, अच्छा कभी बैक्टीरिया की कॉलोनीज बड़ी हो जाती हैं, कभी बैक्टीरिया की कॉलोनीज छोटी हो जाती हैं। और क्या होता है, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आपके खाने पीने पे, ठीक है जी, और आप कहाँ पे इंडिविजुअली रह रहे हैं, इस पे ख़ास करके ये डिपेंड करता है। अगर तो आप बहुत ही साफ़ एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो बैक्टीरिया उसी मुताबिक होंगे और आपके अंदर वो उसी मुताबिक नॉर्मल फ्लोरा डेवलप होगा। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पे आबो हवा गंदा है, खाना पीना गंदा है, घर बार गंदा है, तो फिर आपके अंदर बैक्टीरिया ज़्यादा डेवलप होंगे और नॉर्मल फ्लोरा भी उस मुताबिक होगा। ये हो गया हमारा नॉर्मल फ्लोरा। अब नेक्स्ट है पैथोजेनिसिटी। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 लफ्ज़ लिखे हैं, एक है पैथोजन, एक है पैथोजेनिसिटी। अच्छा, पहली बात तो ये आपको समझना पड़ेगा कि पैथोजन क्या होता है। पैथोजन कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन या डिजीज़ कॉज कर सके, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके जिस्म को ख़राब करे, वो क्या कहलाएगी, पैथोजन। अच्छा, अब
उस चीज़ में आपकी बॉडी के अंदर ख़राबी पैदा करने की कितनी ताकत है, ये कहलाएगी पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि बाज़ औक़ात कुछ लोग कुछ ऐसा खाना खाते हैं कि उस खाना खाने से उनको वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये क्या होगा कि वो जो खाना था उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ थी, कोई ऐसा सब्सटेंस था, कोई बैक्टीरिया था या कोई ऐसा मसला था उस खाने में, उसने नुकसान किया ना आपकी बॉडी के अंदर, इन्फेक्शन बना दिया, कोई डिजीज़ बना दी, तो वो क्या हुआ, पैथोजन हुआ। अच्छा, फिर ये कुछ लोगों का बस दिल ख़राब होता है खाना खाने से ना, खाना ख़राब था दिल ख़राब हुआ। अच्छा, कुछ लोगों का खाना ख़राब होने के, दिल ख़राब होने के साथ साथ वोमिटिंग आना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ये फिर एक अगला लेवल होगा कि वो खाना ज़्यादा ख़राब था इसलिए दिल ख़राब होने के साथ साथ वोमिटिंग आना भी स्टार्ट होगी। अच्छा, कुछ लोगों का वोमिटिंग के साथ साथ डायरिया भी हो जाता है, ठीक है, वो बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है उनको। तो खाना इतना ज़्यादा ख़राब था कि दिल भी ख़राब हुआ, वोमिटिंग भी आई, डायरिया भी हो गया, ठीक है, और वॉशरूम भी बार बार जाना पड़ा। अच्छा, कुछ लोगों का फिर एक बार वोमिटिंग आती है बात ख़त्म, ठीक है, और कुछ लोगों का एक बार वॉशरूम की बात ख़त्म। लेकिन कुछ लोगों को दिल ख़राब हुआ, वोमिटिंग आई, वॉशरूम गए, और ये सिलसिला बार बार होता जा रहा है, इतनी सीवियरिटी है। तो ये जो सीवियरिटी है ये पैथोजेनिसिटी है, ठीक है जी। आइए अब इसको पढ़ लेते हैं। Pathogenicity refers to the ability of parasites to gain entry to the host tissues and bring about a physiological or anatomical change resulting in a change of health and thus disease। वो ये कह रहा है कि कोई भी पैरासाइट जो होस्ट में जाएगा, पहली बात कि उस पैरासाइट की उस होस्ट में एंटर होने की ताकत, दूसरा फिर वहाँ पर जाके उसके सेल्स या टिश्यूज़ के अंदर कोई ऐसी तब्दीली लेके आ जाना कि उसकी जो गुड हेल्थ थी, उसकी जो नॉर्मल हेल्थ थी, उसमें ख़राबी पैदा हो जाए, डिज़ीज़ पैदा हो जाए, और वो डिज़ीज़ और इन्फेक्शन पैदा हो जाए। समझ आई आपको बात की? तो पैथोजेनिसिटी क्या है कि किसी भी पैरासाइट्स का उस होस्ट के बॉडी में एंटर होना, फिर एंटर होने के बाद उसके सेल्स या टिश्यू के में ख़राबी पैदा करना ताकि फिर वो इन्फेक्शन या डिजीज़ कॉज करना, ये क्या कहलाएगी, पैथोजेनिसिटी। फिर है पैथोजन, एन ऑर्गन हैविंग पैथोजेनिसिटी, द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन होस्ट एंड द पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटिज्म। पैरासाइट्स वेरी ग्रेटली इन देयर पैथोजेनिसिटी। वो ये कह रहा है कि किसी भी जो पैरासाइट्स होगा उसकी जो पैथोजेनिसिटी होगी, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी पैरासाइट है, अगर उसके अंदर पैथोजेनिसिटी है, पैथोजेनिसिटी मतलब होस्ट में दाखिल होना, उसके नॉर्मल फंक्शंस को डिस्टर्ब करना, उसमें डिजीज़ और सब्सटेंस को, डिजीज़ और इन्फेक्शन को बनाना, तो किसी भी सब्सटेंस में अगर पैथोजेनिसिटी होगी तो वो पैथोजन कहलाएगा। उसके बाद है वायरुलेंसी। द वर्ड वायरुलेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ पैरासाइट्स। वो ये कह रहे हैं कि जो वायरुलेंसी है इसको हम इसलिए डिफाइन कर सकते हैं कि उस पैथोजेनिसिटी जो है उसकी शिद्दत क्या है, उसकी शिद्दत क्या है। मतलब एक होस्ट है, अगर वो बीमारी बना सकता है तो वो क्या हुआ, पैथोजन। अच्छा, किसी भी पैथोजन का बीमारी बनाने का जो खुसूसियत या जो उसके अंदर ताकत है वो पैथोजेनिसिटी कहलाएगी। अच्छा, अब वो बीमारी को किस लेवल तक बना सकता है, ये क्या होगा, वायरुलेंसी। फिर होता है वायरुलेंट, एन ऑर्गेनिज्म सच एज टाइफाइड बैसिलस दैट इनवेरिएबली cause disease is said to be highly virulent. Parasites of cholera, plague and typhoid bacilli are well known for their ability to cause various human disease. वो ये कह रहा है कि बाज़ औक़ात कुछ ऑर्गेनिज़म ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डिज़ीज़ कॉज करवाते हैं, उनको हम वायरुलेंट कहते हैं। और जो कॉलरा, प्लेग और टाइफाइड बैसिलस हैं, ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, इनको बड़े अच्छे से जाना जाता है कि ये ह्यूमन बीइंग में बहुत सीवियर डिजीज़ कॉज करवाते हैं, ठीक है जी।
समझ आ गई आपको बात की कि किसी भी पैरासाइट्स का बीमारी बनाने की जो ताकत होती है वो पैथोजेनिसिटी कहलाती है। अगर एक पैरासाइट्स पैथोजेनिसिटी उसमें मौजूद है तो वो पैथोजेन कहलाएगा। अच्छा, वो जो पैथोजेनिसिटी कर रहे हैं, डिज़ीज़ को बना रहे हैं, वो क्या शिद्दत इख्तियार करेगी, कितनी शिद्दत की होगी, ये वायरुलेंसी कहलाएगी। और अगर सीवियर किस्म का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सीवियर बीमारी करता है, तो उसको वायरुलेंट कहेंगे। फिर आता है मॉडरेटली वायरुलेंट, ए वायरुलेंट। Organisms such as a Candida albicans that sometimes cause disease is labeled moderately virulent। तो बाज़ होता ये है कि ऑर्गेनिज्म सच एज कैंडिडा एल्बिकैन, जो कैंडिडा एल्बिकैन है वो बाज़ बड़ी मॉडरेट लेवल की वायरुलेंसी देता है, मतलब ज़्यादा शिद्दत की बीमारी को जन्म नहीं देता, तो उसे क्या बोलेंगे, मॉडरेटली वायरुलेंट, दरमियाने तबके का बीमारी बनाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर आता है ए वायरुलेंट। सर्टन ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब एज ए वायरुलेंट आर नॉट डिग्रेडेड एज डिजीज एजेंट। द लैक्टोबैसिलस एंड द स्ट्रेप्टोकोकाई फाउंड इन योगर्ट आर एग्जांपल। वो ये कह रहा है कि बाज़ुकात कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बिल्कुल वायरुलेंट नहीं होते, उनको वायरुलेंट मतलब बिल्कुल कोई बीमारी बनाते नहीं है, उनको ए वायरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। उनकी एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस जो फीमेल वेजाइना में होता है। फिर आता है अपॉर्चुनिस्टिक। अपॉर्चुनिस्टिक्स मतलब अपॉर्चुनिटी हासिल करना, मौका मिले तो अपना काम दिखाना, वो आएंगे अपॉर्चुनिस्टिक्स में। सर्टन कोमेंसेल्स बिकम पैरासाइट्स व्हेन द बॉडी नॉर्मल डिफेंसेस आर सप्रेस। वो ये कह रहे हैं कि बाज़ होता ये है कि कुछ पैरासाइट साल हफ्तों महीनों तक हमारी बॉडी के अंदर मौजूद रहते हैं, लेकिन हमें कोई भी नुकसान डिजीज़ पहुँचाते नहीं है, लेकिन जो ही हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो कमज़ोर होता है, तो ये अपना काम दिखा देते हैं, अपनी डिज़ीज़ को डेवलप कर देते हैं, डिज़ीज़ बना देते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है जी, ये हो गया हमारा आज का पैथोजेनिसिटी ख़त्म। पैथोजेनिसिटी, वायरुलेंसी, ए वायरुलेंट और मॉडरेट वायरुलेंट, ये मैंने आज आपको पढ़ाया है। ठीक है जी, आइए थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं आज हमने जो पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि बाइनरी फिशन क्या होता है। बाइनरी फिशन, द स्प्लिट ऑफ द पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। फिर हमने बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस पढ़े कि बैक्टीरिया के कॉमन इन्फेक्शंस कौन कौन से हैं, और फिर वो इन्फेक्शन कौन कौन सा बैक्टीरिया करता है वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने इन्फेक्शन और डिजीज़, ये जो रिलेशनशिप है होस्ट और पैरासाइट का, ये कौन कौन से रिलेशनशिप होते हैं, हमने इसमें म्यूचुअलिज्म पढ़ा, सिम्बियोसिस पढ़ा, कॉम्युनलिज्म पढ़ा, पैरासाइटिज्म पढ़ा। ठीक है, पैरासाइटिज्म क्या होता है, जब होस्ट को नुकसान हो रहा हो, पैरासाइट को फ़ायदा हो रहा हो। कॉम्युनलिज्म क्या होता है, कॉम्युनलिज्म ये होता है कि बैक्टीरिया को फ़ायदा हो रहा होता है लेकिन होस्ट को नुकसान नहीं हो रहा होता। म्यूचुअलिज्म क्या होता है कि दोनों को फ़ायदा हो रहा होता है, होस्ट को भी और पैरासाइट्स को भी। नेक्स्ट हमने पढ़ा नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है। नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरियाज जो है वो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं एक या एक पूरी कॉलोनी के फॉर्म में, और हमें नुकसान पहुंचाते भी हैं और नहीं भी पहुंचाते, वो क्या करते हैं वो हमने आगे डिटेल से पढ़ा है। अच्छा, ये स्किन में भी होते हैं। स्किन में जो मेन है वो है प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नी, जो हमारे चेहरे के ऊपर बाजू का धब्बे दाने भी बनाता है। फिर ओरल कैविटी में हमने पढ़ा डिफ्थेरिया वगैरह। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमें न्यूमोकोकाई पढ़ा था। उसके बाद स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में हमने स्ट्रेप्टोकोकाई, इकोलाई वगैरह पढ़े। वजाइना में लैक्टोबैसिलस पढ़ा। ब्लड, यूरिन और स्टमक, इन तीनों का हमने पढ़ा कि इन तीनों के अंदर बैक्टीरियाज नहीं होते। ठीक है जी। और फिर हमने नॉर्मल फ्लोरा इन न्यू नीड्स, बच्चों में जो नॉर्मल फ्लोरा होता है उसके बारे में भी पढ़ा
कि बच्चों में नॉर्मल फ्लोरा जो है वो एक जब बर्थ कैनाल से मूव करता है बच्चा, एक वहाँ पर उसको नॉर्मल फ्लोरा मिलता है। फिर जब वो एनवायरनमेंट में सांस लेता है वहाँ से, फिर उसके बाद जब वो दूध पीता है वहाँ से, तो जो भी फीड वो ले रहा है उसको मिलेगा। और लेटर ऑन जब वो खेलेगा, भागेगा, दौड़ेगा, उस फिज़िकल टचिंग आएगी मदर की, फादर की, बहनों की, भाइयों की, तो वहाँ से भी उसको नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरियाज ग्रो करेंगे। फिर हमने पढ़ा पैथोजेनिसिटी क्या होती है। पैथोजन क्या होता है? बीमारी बनाने की ताकत पैथोजेनिसिटी होती है। अगर बीमारी बनाने की ताकत, सलाहियत किसी में हो उसको पैथोजन कहते हैं। ठीक है, फिर वो कितनी बीमारी बना सकता है इसको वायरुलेंसी कहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कोई बीमारी बना रहा है उसको वायरुलेंट कहते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया बिल्कुल कोई बीमारी नहीं बना रहा उसको ए वायरुलेंट कह देंगे। और अगर कोई नॉर्मल लेवल की बीमारी बना रहा है उसको मॉडरेट वायरुलेंट कह देंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें कुछ भी पूछना हो आपने तो आप मुझे मैसेज या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वो ईमेल्स भी कर सकते हैं। इसको ज़रूर पढ़िएगा, याद करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।